प्यारे बच्चों, आप सबको महामुना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स फर्स्ट पेपर के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम से संबंधित आपको दूसरी हेडिंग बताने जा रहे हैं। पहली हेडिंग में आपने कूलाम के नियम के बारे में विधिवत पढ़ा था। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मैं आपको बता दूं कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए लगता है और कूलाम का नियम कह लीजिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल के लिए लगता है और बल एक प्रकार की सदिश राशि है। और अगर बल सदिश राशि है तो उसको सदिश रूप में दिखाना आवश्यक है। बल सदिश राशि होती है, इसलिए इसे सदिश रूप में दिखाना आवश्यक होता है। हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को आपको बताने जा रहे हैं। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप ध्यान से समझें। हमने माना कि दो धन आवेशित बिंदु आवेश, वह आवेश जिसकी आकृति बिंदुवत होती है उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। माना दो धनात्मक बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर R1 और दूसरे आवेश Q2 का स्थित सदिश वेक्टर R2 है। और हम आपको बता दें कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर, ये चूंकि दोनों धन आवेश हैं तो धन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी ये दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 आवेश Q2 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 आवेश Q1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। अगर Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल वेक्टर F21 हो और Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल वेक्टर F12 हो। और इसके साथ साथ हम आपको बतला दें कि यदि Q1 से Q2 के तरफ इंगित इकाई स्थित सदिश कैप R21 और Q2 से Q1 के तरफ इंगित इकाई सदिश कैप R12 हो, तो पहले हम आपको बता दें कि वेक्टर R12 का मतलब क्या होता है और वेक्टर R21 का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग वेक्टर R21 की वैल्यू हम देखें, जहां कहीं भी वेक्टर लग जाएगा वो सदिश राशि है। और आप देख रहे हैं वेक्टर R21 का मतलब होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और अगर हम वेक्टर R12 की वैल्यू निकालें, देखिए वेक्टर R2 माइनस R21 है, तो जब 2 1 होगा तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे, और जब 1 2 होगा तो 1 में से 1 2 होगा तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे।
तो अब ये हो जाएगा आपका वेक्टर R2 वेक्टर R1 और माइनस हो जाएगा वेक्टर R2। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और ये है वेक्टर R12। ध्यान दीजिएगा, तो वेक्टर R12, इन सारी चीजों को दिमाग में रखना है। वेक्टर R12 इजकल टू माइनस, और देखिए वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के जगह पर हो जाएगा आपका वेक्टर R21। देख रहे हैं आप, ये माइनस है और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के जगह पर वेक्टर R21। तो ये बात आप दिमाग में रखे रहेंगे कि पहले आवेश से दूसरे आवेश के तरफ इंगित इकाई सदिश या स्थित सदिश, ऐसे कह लीजिए कि पहले आवेश से दूसरे आवेश के तरफ इंगित सदिश दूसरे से पहले के तरफ इंगित सदिश के बराबर होता है, परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है। अब अगर हम कैप R21 की वैल्यू निकालें, कैप R21, तो कैप का मतलब होता है इकाई सदिश। जहाँ कैप लगा होता है, कैप का मतलब होता है इकाई सदिश। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, कैप का मान यानी इकाई सदिश जब निकालना होता है तो सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग दे देते हैं। जब किसी भी सदिश का इकाई सदिश हमें निकालना होता है तो उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से हम भाग दे देते हैं। यानी ये हो जाएगा वेक्टर R21 अपान हो जाएगा R21, जहां वेक्टर R21 तो सदिश है, लेकिन जहां वेक्टर नहीं लगा हुआ है वो परिमाण है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर हम कैप R12 की वैल्यू निकालेंगे, कैप R12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R12 अपान हो जाएगा R12। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कैप R12 इजकल टू, ये देखिए वेक्टर R12 के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, यहां देखे हैं वेक्टर R12 के जगह पर लिख सकते हैं माइनस वेक्टर R21। देख रहे हैं, माइनस वेक्टर R21 अपान हो जाएगा आपका R21 और फिर ये हो जाएगा कैप R12 इजकल टू माइनस, अगर इसकी वैल्यू को हम देखें तो देखिए वेक्टर R21 अपान R21 की वैल्यू कैप R21 के बराबर होगी, कैप R21 के बराबर होगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है, ये मैं आपको केवल बतलाने जा रहा हूं कि वेक्टर इस वेक्टर की फॉर्म के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं कि वेक्टर R12 की वैल्यू माइनस वेक्टर R21 के बराबर होगी, लेकिन कैप R12 अगर हो तो कैप R12 की वैल्यू माइनस कैप R21 के बराबर होगा। यानी वेक्टर R12 का मान वेक्टर R21 के बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी। माइनस आने का मतलब हुआ कि उसकी दिशा विपरीत होगी। उसी तरह से कैप R12 की जो वैल्यू होगी वो कैप R21 के बराबर होगी, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी। यहां से और यहां से हम आपको यही बताए हैं। अब अगर हम देखते हैं Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल,
तो आप देख रहे हैं कि Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला जो बल है वह वेक्टर F21 है। और अगर F21 की वैल्यू निकालें हम कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम में आपने देखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपान हो जाएगा R21 का मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी, और ये हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन जब ये तो कूलाम का नियम है, लेकिन जब इसको सदिश फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसके साथ साथ हम कैप R21 भी लिख देते हैं। तो ध्यान में रखिए आप, पहले आवेश Q1 के द्वारा दूसरे आवेश Q2 पर लगने वाला जो बल है वह वेक्टर F21 है, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप R21। तो ये तो रहा पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। लेकिन अगर दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल हम निकालें, क्योंकि दोनों आवेश बराबर आवेश, दोनों धन आवेश हैं और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो अगर Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा तो Q2 Q1 को भी प्रतिकर्षित करेगा। तो Q2 के द्वारा Q1 पर प्रतिकर्षित करने वाला जो बल होगा वह वेक्टर F12 होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा R12 का स्क्वायर। और चूंकि सदिश फॉर्म है, तो सदिश फॉर्म है तो इसके साथ ये इकाई सदिश लिखना जरूरी होता है। जब भी इसको सदिश रूप में लिखेंगे इकाई सदिश लिखना जरूरी होगा। तो ये हो जाएगा आपका कैप R12। अब आप ध्यान पूर्वक देखें, इसको अगर हम चाहें तो फिर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये है वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन जो है कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप हैं। ठीक है, ये Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल है, और ये जो है Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल है। लेकिन देखें, ये वेक्टर F12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर। और देखिए, वे कैप R12 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैप R12 के जगह पर माइनस कैप R21 लिख सकते हैं। बात समझ आ रही बेटा? तो इसके जगह पे हम लिख देंगे माइनस, और ये हो जाएगा आपका कैप R21। बात कर लो, करो खरीद कर रख दो, खरीद कर रख ली तो करो जाओ, बाद में पैसा मिलेगा। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका वेक्टर F12। ध्यान दीजिए, वेक्टर F12, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F12 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैप R21। अब ध्यान पूर्वक देखें, फिर अगला स्टेप क्या होगा, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस। अब देखो बेटा, ये किसकी वैल्यू है, सामने देखिए, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ 2 1 करेंगे तो हम यहाँ भी 2 1 कर देंगे, और फिर ये वैल्यू क्या है बेटा, देखिए ये किसकी वैल्यू है, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर और कैप R21।
जो चीज़ इक्वेशन 1 में है वही चीज़ यहाँ इक्वेशन में मिल रहा है। तो ये वेक्टर F12 इजकल टू माइनस, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वेक्टर F21। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जितना बल पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगेगा उतना ही बल दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगेगा। देख रहे हैं वेक्टर F12 की वैल्यू वेक्टर F21 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल लगा करके पहला आवेश दूसरे आवेश पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर लगाया जाने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अब इसके बाद कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व होता है। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व होता है, और कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के दो महत्व हैं। इन दोनों महत्वों को आपको जानना जरूरी है। और पहला महत्व ये है, हम आपको बता दें, पहला महत्व ये है, आप देख रहे हैं कि पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया जाने वाला बल दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाए जाने वाले बल के बराबर है, और दिशा विपरीत है, यानी बराबर और विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। और आप न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम आप पढ़े हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, इनकी दिशा विपरीत है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। तो कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का पहला महत्व आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लेंगे। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का जो पहला महत्व है वो ये है कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। और फिर अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा महत्व, ये तो पहला महत्व हो गया। अगर दूसरा महत्व हम देखें तो ये देखिए वेक्टर F12, अगर इसको बराबर के पहले ला दें तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर F21 इजकल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बलों का जो योग है वो 0 है। तो अगर किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हों और दोनों बलों का परिणामी अगर शून्य हो जाता है, अगर किसी वस्तु पर दो बल लग रहे हों और दोनों बलों का जो परिणामी है वो शून्य हो जाता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल एक प्रकार का केंद्रीय बल होता है। वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। तो कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के यही दो महत्व हैं। इन दोनों महत्वों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। पहला महत्व ये कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, और दूसरा ये है कि वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। और आपको हम बता दें, जितने बच्चे यहाँ क्लास में उपस्थित हैं उनको भी, और जो बच्चे चैनल के माध्यम से, महामना इंस्टीट्यूट के चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको भी, कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके, या चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रतिदिन का प्रत्येक लेक्चर आपके पास पहुंचता रहे, इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।